अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम इंडिया टू माय चैनल। जैसे आपको पता है, वी आर वर्किंग ऑन अ सीरीज दैट इज फोकसिंग ऑन जायंट्स। हम जायंट्स किसको कह रहे हैं? हम जायंट्स उन लोगों को कह रहे हैं जो समाज में अपना वर्चस्व रखते हैं। हम उनकी जीवनी यानी बायोग्राफी पर फोकस करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ उनके व्यूज डायरेक्टली। होप यू एंजॉय द वीडियो। तो वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मिन्नतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। अल्लाह का करम एहसान है। ओके। तो हम हम जो है बेसिकली मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोग बायोग्राफी पर फोकस कर रहे हैं ताकि जो यूथ है उसको भी ये मौका मिले जानने का कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कैसे स्टैंड कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में कितनी मेहनत करी है मकाम पाने के लिए। तो जो यूथ शायरी के फील्ड में जाना चाहते हैं और या फिर लिटरेरी जिसको मैं कहूँगा लिटरेचर के फील्ड में जाना चाहते हैं, समाज सेवा के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे आपको अभी अभी धारा का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ कि यूथ को बेसिकली मेरा फोकस जो है वो यूथ पे है। तो हम ये जानेंगे आपसे कि यूथ को इससे कैसे बेनिफिट मिले। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन से कि आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ बॉर्न हुए, आपने कहाँ से शिक्षा हासिल करी, ये सब चीजें अब आप बोलेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अल्तमश भाई। जी। सुनने वाले सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में इंसान अपने वक्त को वक्त नहीं दे सकता। ऐसे दौर में आप ऐसा पुण्य का काम कर रहे हैं, सवाब का काम कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी परिचर्चा की जाए वो कम है। पहली बात आपने कही कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक उत्तर प्रदेश का बहुत बहुचर्चित जिला है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से आते हैं, जिसका नाम गोरखपुर है। वो गोरखपुर जिसके बारे में किसी शायर ने एक शेर कहा था कि जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे चाहत की दुनिया का नया दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जवाहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं, सुना है लोग उस शहर को गोरखपुर कहते हैं। वाह वाह। तो मेरा ताल्लुक उसी शहर गोरखपुर से है। बहुत शुक्रिया। जिसे फिराक गोरखपुरी की सरजमीन कहा जाता है, मुजफ्फर गोरखपुर की सरजमीन कहा जाता है। मैं उस सरजमीन से आता हूँ जिसे फिराक गोरखपुरी की सरजमीन कहा जाता है। जी। और जो बात आपने अभी कही कि तालीम, देखिए मैंने इंटरमीडिएट तक की तालीम यही गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज, जिसको हिंदी में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज कहते हैं, वहां से हासिल की। उसके बाद बीटेक बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ से हासिल किया। तो मिन्नत भी आप जैसे बता रहे थे आपने बीटेक बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय से किया, फिर आपने उसके आगे क्या किया? फिर मैंने एमटेक किया। साथ अच्छा। ही साथ मेरा जो ना एक रुझान था कि देखिए, मैं जब बीटेक कर रहा था तो मैं बीबीडी विश्वविद्यालय में, जैसे वहाँ जो छात्र संघ था, जिसको अमूमन आम भाषा में छात्र संघ कहा जाता है, स्टूडेंट यूनियन, आई ना, उससे मुझे काफी सीनियर्स से काफी कुछ सीखने को मिला। और मुझे एक कहानी आपके साथ शेयर करते हुए बड़े अच्छा लगेगा, खुद को भी सीखने का मौका मिलता है। कि मुझे याद है कि जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तो मुझे पता चला कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई हमारे कॉलेज की टीम जाती है, जो अलग अलग सेक्टर में होते हैं। पता चला कि वहाँ वहाँ पे लिटरेरी का भी एक इवेंट होता है, वहाँ पे जो है आपका आर्ट एंड कल्चर भी होता है, वहाँ पे तमाम अलग अलग चीजें होती हैं, रोबोटिक्स वाले होते हैं, सिंगिंग होते हैं। तो मैंने कहा कि यार चलो मैं जो है वो जाऊंगा। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार गया अपने सीनियर्स के साथ, तो मुझे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कराया गया, बल्कि जैसे गधा सामान ढोता है वैसे मैंने ढोया है। मुझे याद है कि दोनों हम्म। हाथ में बैग हुआ करते थे, दोनों शोल्डर पे बैग थे, सर पे बैग थे। मुझे एक बात और भी अच्छी लगती है कि मेरे वो सीनियर्स थे जो मुझे, मैं एकदम समझिए वो पंचिंग बैग की तरह था, जिसको लात मारी और वो सीधा हो जाए, वैसी ही हालत थी। छोटे से शहर से गया था, हिंदी मीडियम विद्यालय का विद्यार्थी था, कुछ आता नहीं था, तो हमारे पास जो कुछ है उसमें हमारे सीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। अच्छा अच्छा। तो आपने बेसिकली ये बात बता दी कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, फिर आपने बीटेक एक बीबीडी यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है वहां से किया, फिर आपने वहीं से एमटेक किया, फिर आपने इतना सब कुछ किया। सुना है आप अपने एनएसएस के कैरियर के बारे में थोड़ा रोशनी डालिए ताकि यूथ को पता चले कि आपने सोसाइटी के लिए समाज के लिए
कितनी मेहनत करी एक एनएसएस जैसे प्लेटफॉर्म पे। सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम जिसको बोलते हैं। जी देखिए जी। ये महात्मा गांधी का सपना था कि हमारे जो देश में लोग रहते हैं वो अपने साथ साथ वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के साथ साथ राष्ट्र से कैसे जुड़े। इसके लिए महात्मा गांधी ने एक विचार रखा था। उसी के अधीन कई मुल्कों का दौरा करने के बाद एक कमेटी बनी। उसने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे एनएसएस को उन्होंने स्टेबल किया। मैं जब बीबीडी विश्वविद्यालय में था तो मुझे याद है कि 2015 या 16 में मेरे वहां पहला बैच था और रोहित सर हमारे हेड हुआ करते थे। हम लोगों ने उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर ऊपर वाले का बहुत एहसान कि मैं भी 2-3 बार एनएसएस हेड रहा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। एनएसएस क्या होता है कि सोशल जब आप काम करते हैं, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी मेरी उम्र टोटल 25 या 26 साल है और मैं 36 बार का डोनर हूँ, 36 टाइम ब्लड वाह, डोनर बहुत हूँ। बहुत अच्छी उसका बात फायदा है। ये होता है कि जब जब आप किसी की मदद करते हैं और इस बुनियाद पर कि उसका कोई लाभ नहीं है तो यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत सुख मिलता है जी जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए हाँ, एनएसएस में ये रहा कि सामाजिक चीजों से जुड़ करके देखना, तमाम तरह के इवेंट लगा करके देखना, ब्लड डोनेशन लगाना, कभी लोगों को अवेयर करना, कभी लोगों के बीच जाकर बैठना, मतदान के लिए जागरूक करना। जब हम लोग जाया करते तो समाज में ये लगता था कि लैक ऑफ नॉलेज कितना है या हम कितना जानते हैं उसको हम बता नहीं पा रहे हैं। आपको बताऊं, मुझे डिजिटल इंडिया पे पूरे इंडिया में सबसे पहला प्रोग्राम हमारे एनएसएस ने किया था। मैं उस वक्त एनएसएस हेड था। तो मैंने जब रिपोर्ट भेजी तो लोग हंसने लगे, अरे यार हम लोगों ने अभी सोचा तुमने कर दिया, उसमें कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसको आज गवर्नमेंट वर्तमान समय में कह रही है कि हम कैशलेस इंडिया बनाना चाहते हैं। आप हम्म। मुझे बताइए, आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन में नंबर नहीं मिला पाते, वो जी जी। कैशलेस इंडिया का सपना कैसे पूरा करेंगे। बिल्कुल आ रही है। देखिए जब आप आवाम के बीच जाते हैं ना तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं जो बिल्कुल। अमूमन इंसान जो होता है वो अपने कमरे में बैठ करके नहीं सीख सकता। जी क्योंकि देखिए कभी कभी क्या है ना कि वक्त जो है वो इंसान को सिखा देता है। बिल्कुल। और किसी शायर ने कहा है कि जब उनका वो कहते हैं कि जब इंसान बड़ा हो जाता है और जब जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पे आता है तो वो नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ कर लेता है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ ऐसा आपका कोई मूवमेंट चल रहा है या कोई ऐसा ऐसी कोई काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी एनलाइटन हो या हमें पता चले? देखिए सबसे पहले तो अभी आपने कहा मैं थोड़ा सा साहित्य मेरा क्षेत्र रहा है और मैंने उसको कभी छोड़ा नहीं, पढ़ाई के बाद पढ़ाई के साथ कभी भी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे अखबारों में मैं लेख लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। साहित्यिक मंचों पे मेरा एक अलग रुझान है और वर्तमान समय में बहुत मसरूफियत रहती है तो बहुत सारे कवि सम्मेलनों में जाकर के पढ़ने का अवसर मिलता है, बहुत सारे कवि हम्म। सम्मेलनों का संचालन करने को मिलता है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है जिसका नाम है धराधाम। तो मैं उस धराधाम परिवार का धराधाम अम्बेसडर नियुक्त हुआ। उसका उद्देश्य यह है कि सभी मजहबों के लोग एक साथ कैसे रहें। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो एक बागीचे की तरह है, वो फुलवारी नहीं है। यहाँ सभी तरह के फूल हैं। तो जिस तरह से बागीचे में फूल होते हैं उसी तरह हमारे मुल्क में सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं। हर बिल्कुल। आदमी को आजादी है कि वो अपने धर्म के अनुसार से अपना जीवन व्यतीत करे। तो यकीनन हम उस भारत देश में रहते हैं तो इस भारत देश को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य ऐसा हो गया है कि लोग इसको बागीचा नहीं रहने देना चाहते, इसको बल्कि एक वो इस तरह बना देना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का फूल दिखाई दे, दूसरे फूल ना हो। आप मुझे बताइए कि जब बागीचे में कई तरह के फूल होते हैं तब बागीचा होता है, वरना वो फुलवारी रह जाती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब बिल्कुल। एक तरह के रंग रहेंगे, मैं आपको बताऊं कि जब आप हिंदुस्तान में सफर करेंगे ट्रेनों में, आज भी भारत की 10% आबादी रोज ट्रेनों में सफर करती है। हम्म। आपको एक ही ट्रेन में हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, पारसी भी मिलेगा, बौद्ध भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा। ये सभी धर्मों के अनुयायी मिलेंगे जो दुनिया में दूसरे किसी देश में देखने को नहीं मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यही बात है। यही है। यही है हमारा अतुल्य भारत। यही कुछ हमारे देश की संस्कृति है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये जान करके। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोई ऐसा गाइडेंस जो, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो यूथ अपना कैरियर लिटरेरी फील्ड में बनाना चाहता है, जो यूथ अपना कैरियर सोशल फील्ड में बनाना चाहता है, उसको कुछ गाइडेंस दीजिए, उसको कुछ गोल्डन वर्ड्स बताइए। उसको हम गोल्डन वर्ड्स कहते हैं अपने चैनल की लैंग्वेज में। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे वो गोल्डन वर्ड्स बताइए मुझे, क्या पूरे यूथ को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं।
देखिए, आपने 2 अहम सवाल पूछे। पहला ये कहा कि जिनको लिटरेरी या साहित्य में आना है वो क्या करेंगे, और जी, नौजवान तबका। दूसरा जो आपने कहा कि सामाजिक, देखिए दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जी, देखिए, शायर या कवि वो होता है जो परिप्रेक्ष्य में जीता है, जो अपने आस-पास की घटनाओं को देखता है और उसपे कविता और शायरी कर देता है, वो जी, शायर हो जाता है। जी, और कविता और शायरी वो इंसान सीखता नहीं होता, वो बाय बॉर्न होता है, वो आपके ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ होता है, वो एक तोहफ़ा है। जी, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं नसीहत किसी को क्या करूँ या किसी से क्या कहूँ, तो बस एक बात कहूँगा कि अगर साहित्य के क्षेत्र में आना है तो कोमल हृदय बनिए, उस दरख्त की तरह बनिए, उस पौधे की तरह बनिए जो फल तो देता है लेकिन झुका हुआ रहता है। जो दरख्त खड़े रहते हैं और तने रहते हैं वो कभी फलदार नहीं होते। तो उसी तरीके से अगर आपको साहित्य में रहना है तो हर तरह के वातावरण को देख करके सोचने का पॉजिटिव नज़रिया आप रखिए, और हर चीज़ में अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं तो उसकी अच्छाइयों को भी बयान कीजिए, समाज के लोगों के दुःख दर्द को भी बाँटिए। अगर आप कलम उठाइए तो हमेशा सच बात कहिए, क्योंकि कलम उठाने वाला अगर सच कहता है तो दुनिया सच देखती है, समझती है, सुनती है और अमल करती है। बेशक, बेशक। दूसरी बात, सामाजिक बात आपने कही, समाज सेवा। देखिए, समाज सेवा का ये है कि समाज सेवा वही लोग कर सकते हैं जिनको ये लगता है कि वाक़ई हम समाज के लिए हैं। जी, समाज सेवा आजकल के सियासतदान भी करते हैं। वो एक पेड़ लगा रहे हैं, 10 लोग फ़ोटो खींच के डाल दिया। बिल्कुल, वो समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा ऐसी होती है जिसके बारे में इस्लाम कहता है कि अगर दाएँ हाथ से दीजिए तो बाएँ हाथ को पता ना चले। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसी ज़रूरतें आ गई हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि अभी कुछ दिन पहले मेरे शहर में बाढ़ आई थी, तो मैं लोगों की मदद कर रहा था, तो मैंने एक दिन फ़ोटो खींची और डाल दिया। मुझे एक महिला का फ़ोन आता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा आप जो चाहें। तो उन्होंने बहुत सारे सामान भिजवाए, फिर मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो कहीं न कहीं एक माध्यम भी है प्रचार व प्रसार का, लोगों के सहयोग का, क्योंकि लोग सही लोगों को ढूँढते हैं। आज तो सही व्यक्ति नहीं मिलता, इसके नाम पर ठगा जाता है लोगों को। तो कहीं न कहीं अवेयरनेस की तरफ आना चाहिए। और अगर आप समाज सेवा करिए तो ज़हन में एक बात रखिए कि ऊपर वाला ईश्वर, अल्लाह, भगवान जिसको आप मानते हैं, वो देख रहा है और वो इसका बेहतर रिज़ल्ट देगा। तो जिस दिन आप निस्वार्थ भाव होके काम करेंगे, उस दिन यकीनन इसका लाभ आपको मिलेगा। देखिए, जाते-जाते अल्तमश भाई ने बहुत सारी बातें कही, बड़ी अच्छा लगा आपसे मिल कर के। यकीनन जो नौजवान तबका है, उन तक हमारी बातें पहुँचेंगी। हालाँकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये आखिरी शेर सभी सुनने वालों के लिए और अल्तमश भाई आपके लिए कि या जी, खुदा जी। जीने का हुनर दे दे, या खुदा जीने का हुनर दे दे, आपके हक में हो जो सफ़र दे दे, मैं दुआ कर रहा हूँ सबके लिए, इन दुआओं में तू असर दे दे, इन दुआओं में तू असर दे दे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सभी बहुत-बहुत की शुक्रिया। मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये गोल्डन वर्ड्स हमारे यूथ को समझ में आए होंगे और ये हकीकत में ये बहुत अच्छे वर्ड्स थे। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है इस बात से कि हाँ, ये हिट करेंगे यूथ को और उनको समझ में आएगी। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा एपिसोड 3 विद मिन्नतुल्लाह गोरखपुरी के साथ पसंद आया होगा। इसी के साथ सलाम अलैकुम।